लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी के सर आ गई है। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बाबरी मामले में आदेश दिया है कि सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। इस फैसले से कैसे बढ़ी बीजेपी के बड़े नेताओं की मुश्किल, देखिए आज की हमारी कवर स्टोरी में। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती एक एक कर लखनऊ की सीबीआई अदालत पहुंचे। यहां उनके वकीलों ने कहा ढांचा गिराए जाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय कर दिए। इससे पहले उन्हें इस मामले में अदालत से 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। बीजेपी के इन 3 बड़े नेताओं के अलावा विनय कटियार, वीएचपी नेता विष्णु हरि डालमिया और हिंदुत्ववादी लीडर साध्वी ऋतंभरा को भी बेल मिली। कोर्ट की कार्यवाही से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाकर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी। आशीष सिन्हा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। बाबरी विध्वंस के पीछे आपराधिक साजिश की बात सबसे पहले लिब्रान आयोग ने की थी। 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग का गठन हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल लगातार 48 बार बढ़ाया गया। करीब 17 साल बाद आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। इसमें बाबरी विध्वंस को सुनियोजित साजिश करार दिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 68 लोगों को दोषी ठहराया था। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के नाम भी शामिल थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को आयोग ने मूक दर्शक कह दिया था। कल्याण सिंह इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन पर कोई आंच नहीं आएगी। साल 1992 से 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी पर भीड़ को उकसाने और विवादित ढांचे को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। हालांकि 2001 में सीबीआई की अदालत ने साजिश के आरोप को हटा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साल 2010 में इसी को कायम रखा, लेकिन 7 साल बाद यानी इस साल 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के आरोप को फिर से जिंदा कर दिया। उसने सीबीआई को फटकार लगाई कि उसके रवैये के चलते ही ये मुकदमा 25 साल तक खिंचता रहा। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी खामियों की वजह से आरोपी बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को 1 महीने के भीतर इन सभी के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। आज उसी आदेश के तहत आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट में आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। आरोपियों के पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करें, जबकि दूसरा रास्ता हाईकोर्ट जाकर इस फैसले को चुनौती देने का है। ट्रायल कोर्ट में कल से ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस सुनवाई को 2 साल में पूरा करना है, लेकिन आज किसी भी आरोपी या उनके वकील ने साफ नहीं किया कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो रिवीजन पिटीशन के लिए जाएंगे? देखिए, आडवाणी जी का यही कहना है कि जब हम लोग कहीं सामने नहीं थे, चार्जशीट में कहीं स्टेट का कोई भी पेपर ऐसा नहीं बोलता प्रोसिक्यूशन का जिसमें कहीं से डायरेक्ट आता हो कि वी वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं है तो हम आरोपित क्यों होंगे? लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। बस विकल्प खुले बैठ के इस पे विचार किया कि अब हमें ऑनरेबल हाईकोर्ट को 482 सीआरपीसी के तहत वहां जाना है या यहाँ पे ही अपना बचाव करना है। आज राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्य ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में नेताओं और संतों से गंभीर चर्चा की। वहीं कल वो अयोध्या जा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी रामलला के दर्शन भी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर के पहले दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने ये नारा लगाया था। इस नारे से अयोध्या में मंदिर निर्माण की आस लगाए लोगों में एक उम्मीद जगी थी।
बुधवार सुबह योगी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उनसे किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जाएगी। सीएम योगी अयोध्या में करीब 8.5 घंटे बिताएंगे। सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंचने के बाद योगी 11 बजे तक हनुमानगढ़ी, रामलला, राम की पैड़ी और सरयू के दर्शन करेंगे। योगी यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो 15 साल बाद रामलला के दर्शन करेंगे। उनसे पहले 2002 में राजनाथ सिंह ने रामलला का आशीर्वाद लिया था। वहीं दोपहर 3 बजे योगी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। यहां संतों से मुलाकात होगी। इसके बाद योगी महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। अबुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे बीजेपी के लिए मंदिर की तरह ही गायों का मुद्दा भी कम बड़ा नहीं है। तभी तो केंद्र सरकार ने हत्या के इरादे से मवेशियों की बिक्री पर रोक लगाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। आज मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने उस नोटिफिकेशन पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट में केंद्र के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि किसे क्या खाना है ये तय करने का अधिकार किसी और का नहीं है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए 4 हफ्ते के भीतर केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र की अधिसूचना का विरोध करने के लिए रविवार रात आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों ने बीफ फेस्ट का आयोजन किया था। इसमें करीब 50 से ज्यादा छात्र शामिल हुए, लेकिन इसके अगले दिन कुछ लोगों ने बीफ फेस्ट आयोजित करने वाले छात्र सूरज की पिटाई कर दी। आरोप है कि कुछ लोगों ने कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर सूरज की बुरी तरह पिटाई की। उसकी आंखों में गंभीर चोट आई है। आरोप है कि सूरज की पिटाई करने वाले दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े छात्र थे। फिलहाल आईआईटी मद्रास प्रशासन इस पूरे मामले पर खामोश है। तो आपने देखा कैसे गाय को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो गोरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। लखनऊ में सोमवार शाम अचानक एक गाय नाले में गिर गई। मेट्रो निर्माण के लिए जो खुदाई की गई थी उस गड्ढे में पानी भरा था। ये गाय उसी में गिर गई। शाम 4 बजे लखनऊ के इंदिरा नगर में ये घटना हुई, लेकिन इसकी खबर देने के बावजूद देर शाम तक यहां न तो कोई गोरक्षक पहुंचा और न ही नगर निगम के कर्मचारी। कई घंटों तक ये गाय इस नाले में ऐसे ही फंसी रही। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रोज पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, लेकिन मुसीबत में फंसी इस गाय को निकालने के लिए सारे सरकारी इंतजाम फेल नजर आए। नगर निगम ने फोन किए हैं, गाय गिर गई नाले में। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-5 आदमी के पास फोन किए हैं और अभी तक आई नहीं है। 4 बजे लगभग गाय गिरी हुई नाले में। तो जैसा दिखावा गोरक्षा को लेकर किया जा रहा है, वैसा ही बिहार में बीते साल इंटर यानी 12वीं के नतीजों को लेकर किया गया था। टॉप करने वालों को अपने सब्जेक्ट तक का नाम सही से पता नहीं था और इस बार ऐसी सख्ती हुई कि 70% तक छात्र फेल हो गए। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, माने किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज पढ़ाया जाता है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा? एल्युमिनियम। पिछले साल ऐसे टॉपर्स की वजह से ही बिहार की जंग हंसाई हुई। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठे तो जांच हुई और जांच में पूरा घोटाला सामने आ गया। इस बार परीक्षा से लेकर कॉपी की जांच में पूरी सख्ती बरती गई। नतीजा ये हुआ कि 12वीं में साइंस के महज 30.11% और आर्ट्स में 37.13% छात्र पास हो सके। कॉमर्स में स्थिति कुछ बेहतर रही, जिसमें 73.76% छात्रों को सफलता मिली। इन नतीजों से छात्रों को भले ही निराशा हुई हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश हैं। नीतीश ने कहा, चलो अच्छा हुआ, सच्चाई पता चल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आज ही महाराष्ट्र के 12वीं बोर्ड के भी नतीजे आए। बिहार के मुकाबले यहाँ के छात्रों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कुल मिलाकर 89% छात्र सफल रहे। 2 दिन पहले सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आए थे। इन नतीजों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया था। जहां प्राइवेट स्कूलों के लगभग 80% बच्चे पास हुए, वहीं सरकारी स्कूलों का पास होने का प्रतिशत लगभग 89 था। यानी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है तो वहां के छात्र भी लगभग 89 था। यानी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है तो वहां के छात्र भी कमाल दिखा सकते हैं और बिहार की नीतीश सरकार को इनसे सबक लेना चाहिए। इधर देश में महाराष्ट्र के छात्रों ने जहां कामयाबी के झंडे गाड़े तो उधर जर्मनी में पीएम मोदी ने बेजोड़ डील की। 4 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर पीएम मोदी सोमवार शाम जर्मनी पहुंचे। राजधानी बर्लिन में पीएम मोदी ने जर्मन काउंसलर एंजेला मार्केल से 1-to-1 बातचीत की। इसके बाद ब्रेंडनबर्ग जिले में बने 18वीं सदी के पैलेस शलॉज मीजेबर्ग के बाग में दोनों नेता साथ टहले। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। शलॉज मीजेबर्ग में ही एंजेला मार्केल ने पीएम मोदी के लिए डिनर का इंतजाम किया था। आज बर्लिन में पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत किया गया। पीएम को जर्मनी की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच आधिकारिक बातचीत हुई और 8 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। फिलहाल जर्मनी स्टार्टअप इंडिया, गंगा सफाई और स्किल डेवलपमेंट में भारत की मदद कर रहा है। पीएम ने जर्मनी को मेक इन इंडिया के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा रेलवे के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में भी जर्मनी भारत की मदद कर सकता है। भारत और जर्मनी